आज मॉल्टन पार्क में एक बार फिर हमारी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के मारूफ कमेंटेटर तारिक सईद से, जिनसे थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर और भी दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तारिक भाई, कल का मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक वन साइडेड मैच हो गया। एंड पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ने अच्छा टोटल कर लिया है, उसको डिफेंड कर लेगा। विकेट थोड़ा सा मुख्तलिफ था और जो है रन्स जो है शायद आम अगर कंडीशंस होती इवन तो फिर तो हम तवक्को कर सकते थे कि उस पर मुकाबला हो जाता, लेकिन जब एक बार ओस गिरना शुरू हो गई तो उसमें तो फिर बॉलिंग जो थी वो बिल्कुल बेबस होकर रह गई थी, ख़ासतौर पर जब नई गेंद पे इनको विकटें नहीं मिली और उस पर तो फिर कैचेस भी छोड़ दिए, तो वो सब कुछ ही ख़राब होता गया। मेरा ख्याल है कि वो हमें पहले जो है वेदर बिल्कुल क्लियर था, तो बॉलिंग जो है वो कर लेनी चाहिए थी पहली इनिंग्स में। वेदर तो आज लाहौर में भी बहुत क्लियर है, लग रहा है आप हाँ, रोज़ यहाँ पे आके मॉर्निंग वॉक को काफ़ी इंजॉय करते हैं। नहीं वो कल दिन नहीं लग रहा था यहाँ पे कि आपको पहले बॉलिंग करने वाला था, क्योंकि शाम को वो सानी है, नवंबर अब शुरू हो गया, सर्दी बाकायदा आ गई हुई है पंजाब में। तो मेरा ख्याल है कि जिस दिन पहला वनडे था उस रोज़ हल्के हल्के बादल थे, तो शायद क्योंकि सेकंड टाइम इतनी ड्यू आई नहीं तो इनका ख्याल था कि आज भी नहीं आएगी फैसलाबाद में, लेकिन फिर वो उसके बरक्स हो गया सारा सब कुछ ख्याल के, तो उसका लेकिन उसका उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन तारिक भाई, आपको नहीं लगता कि जहाँ पे पहले 5 ओवर्स में जब 3 आउट हो गए, हम्म, तो वही जो है एंड पे जाके एक मेक और ब्रेक चीज़ नज़र आई? क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो ओपनर्स हैं, क्विंटन डिकॉक 2 साल से कोई वनडे क्रिकेट नहीं खेले थे, और अब हम देख रहे हैं कि पहले मैच में भी उन्होंने रन्स किए और इस मैच में उन्होंने सेंचुरी कर दी। तो ऐसे लगा नहीं कि 2 साल से वो लंबी क्रिकेट से दूर थे। और वो क्लास परमानेंट ही होती है। इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान के शुरू के 5 ओवर्स में 3 आउट होना, तो शायद वहाँ पे ही जो है उसके बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया था, और ख़ास तौर पर जो बाबर की विकेट थी उसमें वो बड़ी क्रूशल थी, क्योंकि वो तेज़ बॉलिंग को खेल सकते थे ज़्यादा बेहतर तरीके से। शुरू में लग रहा था कि हल्का सा मॉइस्चर भी था पिच में, और फिर वो जो नांद्रे ने आकर जो स्पेल किया है, कितना तेज़ स्पेल वनडे क्रिकेट में। आजकल तेज़ बॉलिंग तो T20 के आने के बाद वो तो रफ्ता रफ्ता उसका तो रुझान ही कम होता जा रहा है, लोग स्लोअर वन और वो नई नई वेरिएशंस की तरफ जा रहे हैं, तो उसको देख के अच्छा भी लगा। फिर फैसलाबाद की पिच पे जिस तरह स्लिप लगी है, इतना कम नहीं होता है देखने में आया, ऑफ लेट तो हमने बहुत ही कम देखा है, लेकिन बॉलर उनके दोनों ही तेज़ थे। शायद उसी तो बाउंस को देखते हुए पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स खिला लिए। अब वो देखिए पिच को देखते हुए तो उनकी टीम सिलेक्शन बुरी नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि शाम को कंडीशंस जो थी उसने आपके बिल्कुल हाथ बांध दिया था, आपके हाथ पाँव जो है, तो आप जब कंडीशंस की इस हद तक कैदी हो जाते हैं तो फिर कई चीज़ें आपके नहीं रहती हैं कंट्रोल में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने फिर भी रिकवरी अच्छी की, वो यही एक बड़ा पॉजिटिव था पाकिस्तान के लिए कि 3 विकेटें गिरने के बाद 50 ओवर बैटिंग कर जाना और फिर इस तरह से फाइटिंग इनिंग खेल जाना, नवाज़ का आकर लोअर ऑर्डर में, और सलमान आगा उनकी आई है बैटिंग इसमें पावर प्ले के अंदर जो है कम आती है, तो फिर फास्ट बॉलर्स को जितनी देर तक वो खेलते रहें वो झिझक में रहें, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स में आए फिर वो बेहतर खेलना शुरू हो गए। तो लेकिन ये था कि आपकी जल्दी विकटें गंवा के फिर 270 के करीब आ जाना, तो इसको हम एक पॉजिटिव तो कह सकते हैं आइंदा के लिए। अच्छा तारिक भाई, पाकिस्तान की कंडीशंस नॉर्मली बैटिंग के लिए बहुत साजगार होती हैं, और कल भी जो है साजगार ही थी, जिस तरीके से कंफर्टेबली साउथ अफ्रीका ने चेज़ किया है। फैसलाबाद तो वैसे ही एक बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड समझा जाता है। इवन लाहौर और जो बाकी दीगर शहर हैं, यहाँ पे भी अच्छी लेकिन पिचेस लेकिन होती हैं। इतना आसान नहीं होता फैसलाबाद में बैटिंग करना जितना ये सेकंड वक्त लग रहा था, जिस तरह थ्रू द लाइन शॉट्स जो हैं वो सेकंड इनिंग्स में, बल्कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था उस वक्त ही जो आखिरी ओवर से वो लग रहा था कि बॉल बल्ले पे अब आना शुरू होगी है स्किड हो के बराबर। लेकिन रात तो बहुत ड्यू हो गई थी। मैं कंपेयर कर रहा था, मतलब कि जनरली जो है पाकिस्तान हाँ। में रन ज़्यादा होते हैं हिस्टोरिकली, हम्म। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान में होम सीरीज़ है, तो शायद पाकिस्तान के वो बैटर्स जो कि बहुत देर से रन्स नहीं कर पा रहे, शायद उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा बाबर आजम की, क्राउड फेवरेट हैं, बहुत से लोग उनको देखने आते हैं, मगर वनडे क्रिकेट जो कभी उनका स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट हुआ करता था, अब वहाँ पे भी वो सेंचुरीज़ तो मिसिंग है। वो 2 साल हो गए हैं, 2023 में जो उन्होंने आखिरी सेंचुरी की थी वनडे इंटरनेशनल्स में, उसके बाद अभी तक
कोई सेंचुरी नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि कंसर्न है बाबर आजम के लिए? बहुत बड़ा कंसर्न है, हम सबके लिए कंसर्न है। और क्योंकि बैड पैच बड़े बड़े प्लेयर्स पे आता है। आपको याद होगा इंजी जो है वो को 18 रन बना सके थे पूरे वर्ल्ड कप में 2003 में। उसको पाकिस्तान टीम का मेन स्टे थे। सिर्फ वही एक बैटर थे जो उस ज़माने में जिन पे पाकिस्तान टीम का बड़ा इन्हिसार था, और वो कुछ नहीं कर पाए थे उस पूरे टूर्नामेंट में। और भी बड़े प्लेयर्स पे बुरा वक्त आता रहा है, लेकिन वो कुछ देर के लिए होता था। तो बाबर जो हैं, मुझे कभी कभार लगता है कि इनका फॉर्म का उतना इशू नहीं है जितना शायद कुछ चीज़ों का ज़हन पे इन्होंने इतना बोझ सवार कर लिया है। मैं भी सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करते हूँ, मैं भी जो है वो जब ये अगली इनिंग खेलने के लिए जाते हैं तो पिछली इनिंग्स को इन्होंने जहन में ज़्यादा सवार किया हुआ है। क्योंकि वो इससे पहले बाबर आजम वो जो 4-5 साल थे 2018-19 से लेके इन्होंने बड़े रन्स किए थे 2022 तक। तो रन्स ही रन्स करते रहे, 100 कोई लगता है था मामूल की बात हो गई थी। मुझे याद है एक दफ़ा कमेंट्री में यहाँ PSL में मैंने कह दिया था कि अब बाबर आजम का कुछ सेंचुरी बनाना या रन्स बनाना वो कोई ख़बर नहीं रही, कि बाबर आजम जिस दिन रन्स नहीं बनाते थे वो ख़बर हो गई थी। क्योंकि ये बात होती थी जहांगीर खान के बारे में ना, कि जहांगीर खान की जीत जो थी वो ख़बर नहीं होती थी। जब वो हारे थे रॉस नॉर्मन से तो वो ख़बर बन गई थी दुनिया में कि जहांगीर खान हार गए। तो अब उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। वो जो नूरजहान का, वो नूरजहान नहीं कहती थी कि पहले मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मुझे किसी को पंजाबी में गाना मिल जाए, तो आखिर में वो कहती थी कि मेरी बड़ी ख्वाहिश अब है कि मुझे को उर्दू में गाना मिल जाए। तो मेरा ख्याल वो हो रहा है जी बिल्कुल तारिक भाई। अगर आप मतलब कि नंबर्स की फॉर्म में भी देखें तो 2015 में यहाँ पे इस लाहौर शहर में ही बाबर आजम का डेब्यू हुआ था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। बड़ी की हिस्टोरिक सीरीज़ थी जब जिम्बाब्वे जो है वो पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी का आगाज़ हुआ था। उसमें गालिबन डेब्यू पे भी इन्होंने 50 रन किए थे बाबर आजम ने। और उसके बाद फिर हम देखते हैं 2016 में जब वेस्ट इंडीज़ आया UAE में जो सीरीज़ हुई थी, तो तीनों मैचेस में उन्होंने सेंचुरीज कर दी थी। और उसके बाद वो जो सिलसिला शुरू हुआ कि 19 सेंचुरीज उस अरसे में, वो जो 7-8 साल का अरसा था उसमें उन्होंने 19 सेंचुरी सिर्फ वनडे इंटरनेशनल्स में की। और अब एक 2 साल का ब्रेक आ जाना, तो मेरा ख्याल है कि वो हम तो इस उम्मीद लगाए बैठे थे 2023 में कि बस अगला जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा उसमें वो सईद अनवर का जो रिकॉर्ड है मोस्ट सेंचुरीज फॉर पाकिस्तान, जो कि 20 सेंचुरीज हैं। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि बाबर आजम ने जब उनकी 9 के करीब सेंचुरीज हुई थी तो रमीज़ राजा जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, बहुत एक पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं, वो बाबर का इंटरव्यू करे थे। उन्होंने उनको मजाक में बोला कि यार मैंने पूरे करियर में 9 सेंचुरीज की हैं जो तुमने 1-2 सालों के अंदर कर दी। बिल्कुल। तो आई थिंक कि अब वो वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा मिसिंग है। उस वक्त तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे रात को अगर ये सोए हुए भी हैं उसमें भी रन्स कर सकते हैं आके। लेकिन जो मुझे लगता है दूर से, मैं बाबर को इतना जानता नहीं हूँ इतना ज़्यादा करीब से, ना मैं उनको इतना ज़्यादा मिला हुआ हूँ। मुझे ये फील आती है कि इनको जो भी इनके मसाइल हैं, इनको ये पुराने हमारे जो बैट्समैन हैं उनके साथ इनको डिस्कस करना चाहिए। ये ज़हीर अब्बास साहब को मिल सकते हैं, कराची में जावेद मियांदाद के पास जा सकते हैं, यहाँ भी इधर लाहौर में ये सलीम मलिक का घर ज़्यादा दूर नहीं है, ये जा सकते हैं उनके पास। खुद आमिर सोहेल इनका जिक्र करते रहे, इनकी टेक्निक का कल कमेंट्री के अंदर वो पहले भी इनका जिक्र कर रहे हैं कि इनका पाँव जो है वो सीधा हो जाता है जब ये फास्ट बॉलर को खेल रहे होते हैं। या दूसरा इनका वो जो मसला आ रहा है वो स्पिनर के सामने, लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने वो जो परेशानी है। तो ये मोहम्मद अजहरुद्दीन आए थे यहाँ इंडिया की टीम के साथ, उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, तो वो ज़हीर अब्बास के पास चले गए थे। और उसके बाद उसी सीरीज़ में ही वो उनके बल्ले से रन्स आना शुरू हो गए थे। वो कुछ छोटा मोटा था मसला, वो हल हो गया था। तो कई बार आपको इन बड़ों के पास आपको जाना चाहिए होता है, क्योंकि कई बार मैं जिस तरह कैमरे के सामने बैठा हूँ मुझे नहीं पता कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन कैमरे की उस तरफ जो कैमरामैन बैठे हैं वो ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं आपको। कई बार जो बाहर से देखने वाला होता है, जो मशवरा की बात की, इनको जाना चाहिए किसी। जो आपने अजहरुद्दीन का नाम लिया, 2016 के अंदर जब पाकिस्तान ने सीरीज ड्रॉ की थी इंग्लैंड में 2-2, पाकिस्तान लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता, फिर ओवल में जीता। उस सीरीज में यूनुस खान से रन्स नहीं हो रहे थे जो उन्होंने डबल सेंचुरी की थी ओवल टेस्ट मैच में उससे पहले। तो उनका ये कहना था कि उनकी अजहरुद्दीन से सिर्फ फोन के ऊपर बात हुई, यहाँ मे भी मुलाकात हुई हो, आई डोंट नो,
तो उन्होंने कहा कि उस चीज़ ने उनको हेल्प किया और उसके बाद जो है वो उन्होंने डबल सेंचुरी कर दी थी उस मैच के अंदर। अच्छा तारिक भाई, ये भी एक मुझे लगता है कि जब हम बाबर को अक्सर देखते हैं तो 20-30 रन तो बड़े अच्छे होते हैं, फ्लुएंट होते हैं, जिस तरह ये तो एक फैक्टर नहीं है कि जो लंबी क्रिकेट है वो पाकिस्तान खेल ही नहीं रहा, और प्लेयर्स जो हैं मोस्टली अगर कोई फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, तो वो या तो ब्रेक ले लेते हैं या फिर वो कोई T20 लीग नहीं, जो मुझे जो फील आती है ना, एक तो जो ये स्पिन वाला जो इशू है ना बाबर का या किसी का भी हो पाकिस्तान में, अभी देखिए साउथ अफ्रीका जैसी टीम, उनका इतना मेरा ख्याल है कुछ सोच नहीं सकते, कल उन्होंने कितने स्पिनर्स खिला दिए। स्पिनर्स तो टेक्निकली तो 40 ओवर्स भी कर सकते थे, मगर हाँ। उन्होंने 30 ओवर्स किए स्पिनर से। जॉर्ज हाँ। लिंडा ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की। जॉय उन्होंने 3-3 4-4 स्पिनर वो पाकिस्तान के खिलाफ आके पाकिस्तान पे खिला रहे हैं। ऐसा टीमें सोच भी नहीं सकती थी, खासतौर पर ये जो बाहर की टीमें होती थी, जैसे सेना कंट्रीज हम कहते हैं इनके। तो उसकी वजह ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, ख़ासतौर पर जो टीम में एक दफ़ा जो आ जाते हैं, तो फिर जब मशीन के सामने ना ज़्यादा प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, तो आपको जो मशीनी प्रैक्टिस है ना, उसके सामने वो उस चीज़ का नेमोल बदल नहीं हो सकती। अगर आप लाहौर में आप वो नाच घर की जो पिच है वहाँ पे जाकर बाबर आजम खेलें, या जाकर ये जो रेलवे की ग्राउंड्स हैं, ये जो हमारे नॉर्थ साइड पे नहर के उस तरफ की ग्राउंड्स हैं, या वो ओल्ड कैंपस की जो ग्राउंड है, उधर जाके अगर आप क्लब का मैच खेल रहे हो, तो वहाँ पे जितना जितना बॉल टर्न हो गया, वो जिस तरह मुंह पे लगता था या आपके सीने पे लगता था, तो खुद ब खुद आप जो है वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको वो स्पिनर आसान लगने शुरू हो जाते थे। तो मेरा ख्याल है कि एक तो बेसिक्स की तरफ वापस वो आपको बेसिक्स की तरफ आना पड़ता है वापस, जब भी आपसे वो नहीं हो रहा होता। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको अपने किसी बड़े के पास जाना चाहिए। ये इशू जो है ये हो जाएंगे इनके सॉल्व जो है। कई बार आपको एक छोटा सा एक तो उन्हें नुक्ता बताना होता है, वो उसी में ही हल होता है। और अगर एक फिर सेंचुरी हो जाए तो आपका वो जो एक मेंटल ब्लॉक है, इनका सेंचुरी मेंटल ब्लॉक है। वो भी खत्म हो जिस दिन बाबर आजम का 100 हो गया किसी भी फॉर्मेट के अंदर, वो देखिए ना फॉर्म में तो नहीं है अभी। ये पिछले हफ्ते इनको मैन ऑफ द मैच मिला है ये लाहौर के अंदर। तो फॉर्म का इशू नहीं है, इशू जो है मुझे लगता है कि वो टेस्ट मैचेस में भी जो उन्होंने एक 50 किया, बड़ा अच्छा 50 था, और उससे पहले जो उन्होंने एक 40 रन की इनिंग्स खेली थी वो मैच विनिंग थी। तो रन तो कर रहे हैं। टेस्ट मैच में मुझे लग रहा है कि वो 35-40 तक की इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा ज़हन पे उनके बोझ आ गया हुआ है कि 35-40 तक बनाते हुए वो फिर ना वो ज़हनी तौर पे थक जाते हैं, उसी में आउट हो जाते हैं वो 40 बना के जो आउट होने का। तो ये जो है मेरा ख्याल है हमारे बड़े प्लेयर ये सारे गुजरे हुए हैं, खुद उनके साथ भी मसाल रहे हुए हैं। और तारिक भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम अभी आप कह सकते हैं कि जब आप अपनी अर्ली 30s में होते हैं तो वो आपके करियर का मिड होता है। अगर आप अपने करियर के स्टार्ट के अंदर कोई आपके ऊपर इस तरह का पैच आ जाए तो फिर लोग ये बात कर सकते हैं कि यार नहीं, इसकी टेक्निक नहीं है, शायद जो है ये इस लेवल पे बिलोंग नहीं करता, मगर वो वाला मरहला वो गुजर चुके हैं। या अगर ये तो वर्ल्ड क्लास है, ये तो या अगर आपके करियर के एंड के ऊपर कोई इस तरह का फेज आ जाए तो फिर ये लोग सोचते हैं कि यार अब रिटायरमेंट की एज होगी। तो बाबर आजम के साथ अभी दोनों वो इश्यूज नहीं है। तो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है अपने आप को मुश्किल से निकालने का, वो आप अगर अपने करियर के मिड के अंदर, जरा सचिन तेंदुलकर थे, अभी रिसेंटली विराट कोहली है, तो उनके ऊपर भी इस तरह के फेजेस आए। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो मतलब दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में उनका शुमार होता है। और आज से मे बी 3 साल पहले जब हम बात करते थे फैब 4 की, तो लोग कहते थे कि नहीं यार फैब 4 नहीं, फैब 5 है। तो वी होप के आगे जिस तरह अभी एक और मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, फिर 3 ODIs हैं श्रीलंका के साथ, तो हमारी उम्मीद है कि बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आएंगे और जो उनका सेंचुरी का जो ब्लॉक है वो अनकरीब जो है वो खत्म होगा। अच्छा तारिक भाई, कुछ और आप बाबर आजम के ऊपर ऐड करना चाहें, या मैं फिर अगले 1-2 बस और सवाल? नहीं, मेरा ख्याल है आगे चलना चाहिए। अच्छा, इन पे वैसे ही बहुत बात होती है बाबर आजम पे। हाँ जी। तो मेरा इनको अगेन वही इनको होगा इनको कि इनको ना इनको जाना चाहिए यहाँ, इनको ज़हीर साहब को मिलना चाहिए कराची में। बल्कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मुझे कराची में किसी ने कहा भी था कि जावेद भाई जो हैं वो ख़ुद इनसे मिलना चाह रहे थे। ये पिछले साल की बात है, मैं कराची गया हुआ था। तो जावेद भाई जो है, मुझे कराची के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया था कि जावेद भाई इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि बाबर से उनकी मुलाकात हो। तो जब देखिए अल्टीमेटली जो प्यासा होता है उसको कुएं के पास खुद जाना पड़ता है, कुआं कभी आपके पास चल के नहीं आता। तो मेरा ख्याल है इस वक्त प्यास है रन्स की,
सबको, तो इनको जाना चाहिए। ना सिर्फ प्यास बाबर आजम के, मरहलम के जो फैंस हैं, जो उनके शायकीन हैं, हाँ। वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों ने तो अब दिन गिनना शुरू कर दिए हैं कि 800 दिन हो गए हैं कि बाबर आजम की जो है वो आखिरी सेंचुरी थी। और ये कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं है, नहीं, जैसे कि हमने बात की कि बहुत से प्लेयर्स के ऊपर इस तरह का फेज आता है। और अब हम अभी भी समझते हैं कि बाबर आजम के जो ये अभी बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान के जो अगले जो 4-5 साल हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। अच्छा तारिक भाई, बस एक दो बातें और। अब एक किस्म का सीरीज डिसाइडर हो गया जो तीसरा मैच था, उसका भी थोड़ा सा प्रेशर होगा। शाहीन पहली बार पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट में कप्तानी कर रहे हैं। वसीम जूनियर का हमने देखा कि कमबैक हुआ है बहुत अरसे के बाद, कुछ उन्होंने बाद में अच्छी गेंदें भी की 1-2 ओवर्स के बाद। और हारिस रऊफ भी शायद तीसरे मैच में अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि तीसरा मैच पाकिस्तान जीत सकता है? अगर जीत सकता है तो क्या करना होगा? देखिए, पाकिस्तान को हारिस रऊफ को एक तो बिल्कुल खिलाना चाहिए इसमें, क्योंकि वो तेज़ बॉलर हैं, उनका एक अपना इम्पैक्ट आता है। और जो है फिर ये कि उनका सीम ज़्यादा अच्छा लगता है। वो फैसलाबाद में है कहीं कहीं इस पिच के अंदर, अगर आप लेंथ से आते हैं तो वहाँ पे वो गेंद जो है उस वो हिलती जुलती। तो मेरा ख्याल है एक तो उनको होना चाहिए, दूसरा अगर जो विकेट मुख्तलिफ होता है, क्योंकि कल बिल्कुल ही बैटिंग विकेट था शुरू से ही, तो अगर तो पहले दिन के जैसा पिच होता है तो फिर तो पाकिस्तान वापस स्पिनर की तरफ जा सकता है। और मेरा ख्याल है टॉप ऑर्डर को और ज़्यादा जिम्मेदारी लेना होगी। जिस तरह कल साइम खेल रहे थे, लगता था कि वो 100 करके जाएंगे। तो क्योंकि पाकिस्तान का ये जो मिडिल ऑर्डर है, ये उस हद तक हम इस पे एतमाद नहीं कर सकते, इस मिडिल ऑर्डर पे। ये थोड़ा सा सॉफ्ट है कहीं ना कहीं। तो ये टॉप ऑर्डर है, फ़खर जमान है, उनके रन्स ड्यू हैं, एक लंबी इनिंग्स, एक लंबी सेंचुरी, साइम। अब ये खुशी की बात है, सबसे बड़ा मेरा ख्याल है पॉजिटिव ये पिछले एक हफ्ते का यही है कि साइम अयूब रन्स में दोबारा वापस आ गए हैं। अच्छा, आपने जो बात की मिडिल ऑर्डर सॉफ्ट है, आपको लगता है आगे जाके जिस तरह भी 3 ओडीआईज और हैं या आगे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारी करना है, वनडे में मिडिल ऑर्डर के लिए डिफरेंट आपको प्लेयर्स लाना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट बैटर, जिस तरह आप कह लें अब्दुल्ला शफीक हो गए या साउथ शकील हो गए, इनमें से किसी स्पेशलिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा आपको। इवन जो है, हो सकता है कि बाज़ लोगों को ये बात बड़ी वो लगे अजीब सी, लेकिन आपका जो नंबर 4 पे भी आपका स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है उसको खेलना चाहिए। विकेट कीपर के लिए मुश्किल हो जाता है अगर ख़ास तौर पे अगर आप 50 ओवर फील्डिंग करके आए हो अब तो, और आपकी फ़ौरन बैटिंग आ जाए, आपके 2 आउट हो जाएं और फ़ौरन विकेट कीपर 50 ओवर कीपिंग करने के बाद उसको बैटिंग ग्लव्स पहनना पड़ जाए, तो वो इतना आसान नहीं होता। तो गो के रन्स कर रहे हैं रिजवान, लेकिन वो यही काम जो है वो नंबर 5 पे, नंबर 6 पे भी कर सकते हैं। तो नंबर 4 पे पाकिस्तान को एक स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई नाम हो आपके ज़हन में जो आगे फ्यूचर में? अभी तो देखें, अब जो पहले जितने खेल रहे हैं उनमें तो आपने भी जिक्र किया सऊद का, फिर मेरा ख्याल है एक साद खान एक बल्लेबाज हैं, उनको मैंने देखा है, वो जो हैदराबाद और कराची के हैं, बाएं हाथ से वो बैटिंग करते हैं और वो एक्स्ट्रा एक उनको एडवांटेज, इस साल वो काफ़ी फॉर्म में भी है डोमेस्टिक क्रिकेट में 300 तो कर चुके हैं कायदे आज़म ट्रॉफी में। वो एस्टेब्लिश है, उनकी टेक्निक अच्छी है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, वो लेकर चल सकते हैं इनिंग। तो आपको एक अच्छा मंजा हुआ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बैट्समैन है उसकी तरफ देखना होगा। मेरा ख्याल है मिडिल ऑर्डर में हमें तजुर्बात अभी करना होंगे और ज़्यादा। अभी 2 साल हैं तो हमें वो टीम की शक्ल जो है निकल आएगी और साउथ अफ्रीका में तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपके शुरू में 1-2 आउट हो जाए। हाँ, लेकिन कल ये अच्छा लगा कि कल जो इन्होंने विकेट बनाया है वो शायद उसी वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए बनाया है। 4 सीमर्स खिलाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको चौथा सीमर्स चाहिए होगा बिल्कुल साउथ अफ्रीका के अंदर। तो वो अच्छा लगा कि वो ये टिपिकल फैसलाबाद की कल वाली पिच नहीं थी, उसमें बाउंस था, इसमें कैचेस कैरी हुए हैं, इसमें फास्ट बॉलर्स को मदद मिली है। तो वो एक देखकर अच्छा लगा। तो उनकी नज़र है वर्ल्ड कप पे, तो ये अच्छा है। नहीं तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपनी मॉर्निंग वॉक में से दोबारा हमारे लिए वक्त निकाला। लास्ट टाइम भी काफ़ी लोगों ने आपकी जो व्यूज़ थे उनको सराहा था। तो थैंक्स फॉर योर टाइम। हम कोशिश करेंगे इसी तरह हम आपसे मिलते रहें। प्लेयर